नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ विश्वनाथ और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा में जिस प्रकार से प्री टेस्ट के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो वैकल्पिक सवाल जो दिए गए थे 1 से 30 सवाल तक, उसके सही जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल अपनी पाठशाला तारा को आप अपने मोबाइल में लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपने जो सुझाव हैं वो जरूर करना कोशिश करें कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से और क्या जानना चाहते हैं, हम आपके लिए और कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम आपको आज बताने जा रहे हैं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 प्री टेस्ट मॉडल टेस्ट प्रश्न पत्र का हल प्रश्न पत्र आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 से 30 सवाल के अंतर्गत जो पहला 5 सवाल जो था उसमें गद्यांश से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जिसमें गद्यांश था विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति का तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं कही गई है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। अमिट रहने का मतलब है कि वो कभी मिटते नहीं हैं, हमेशा उसके लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में आ जाते हैं। इसलिए यह काल जीवन की आधारशिला है। आधारशिला यानी कि किसी भी मकान का जो नींव होता है वो आधार बेस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से संस्कार जो होता है विद्यार्थी के लिए आधारशिला का काम करता है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है, दृढ़ मतलब मजबूती से बन जाती है, तो जीवन सुखी और सुदृढ़ बन जाता है, यानी कि जीवन सुखमय बन जाता है, वो विकास के पथ पर चलने लगता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है, यानी बालक को कष्ट सहन करने की बात करें, अगर कष्ट सहन कर लिया, अगर अपने जीवन में कष्ट को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया, तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुंदर बनता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से खाद पानी ठीक ढंग से मिल जाता है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को शीतल छाव एवं मधुर फल देता है। यानी कि इसका उल्लेख किया गया है, विद्यार्थी की जो तुलना की जा रही है वृक्ष के माध्यम से की गई। आने वाले समय में आप देखेंगे जो नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे उसमें बताया गया है कि वृक्ष से किसकी तुलना की गई है, विद्यार्थी की तुलना किससे की गई, नहीं वृक्ष से तुलना की गई है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम अनुशासन एवं समय की सार्थकता के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल एक सुंदर पाठशाला, यहाँ पे अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक है जिनकी विद्यार्थियों को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। अब इस गद्यांश से हमें इसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। मानव जीवन की आधारशिला क्या है? तो मानव जीवन की आधारशिला क्या है? तो मानव जीवन की आधारशिला है विद्यार्थी काल, यानी कि जैसा कि ऑप्शन ए लिखा हुआ है, मानव जीवन की आधारशिला है विद्यार्थी काल। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो गद्यांश में आदर्श विद्यार्थी के किन गुणों की चर्चा की गई? तो विद्यार्थी की कष्ट सहन करने की अगर गुण आ जाए विद्यार्थी में तो वो इसकी चर्चा की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही सवाल का ये सही जवाब होगा। गद्यांश में वृक्ष की तुलना किससे की गई है? जैसा कि हम आपको बताए थे किसकी तुलना करने की एक बात कही गई है, तो विद्यार्थी से तुलना की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 3 का सही सवाल का जवाब होगा विद्यार्थी। और नेक्स्ट सवाल क्या है? मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों कहा गया है? तो विद्यार्थी जीवन की रीढ़ क्यों कहा गया? जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार अस्थायी हो जाते हैं, यानी कि जिस विद्यार्थी के पास संस्कार आ जाता है वो अस्थायी, यानी कि चिरकाल तक उनके साथ बने रहते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार अस्थायी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 5, जैसा कि निर्देश में दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के सही विकल्प का चयन करना है। तो सही चयन करना है तो इसमें क्या है? असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस वाक्यांश से कवि पूछना चाहता है प्रश्न संख्या 5 में कि कवि किसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए कहता है? तो इसको चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहता है, असफलता को चुनौती स्वीकार करने के लिए कहता है कि अगर आप कोई विद्यार्थी जीवन में असफलता को स्वीकार कर लेता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। काव्यांश को किसे देखने और सुधारने के लिए कहा गया है? तो काव्यांश में कहा गया है
कमी को देखना है, कमी को देखिए। अगर आपने अंदर कमी को आपने देख लिया, चिन्हित कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने से, विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी आगे नहीं रोक नहीं सकेगा। प्रश्न संख्या 7 क्या बोलता है? सफलता पाने के लिए कवि क्या त्यागने के लिए कहता है? कवि कहता है प्रस्तुत वाक्यांश में, नींद और चैन को अगर आप त्याग देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। काव्यांश के अनुसार किसकी कभी हार नहीं होती? तो किसकी कभी हार नहीं होती? ऑप्शन नंबर बी, जय जयकार करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये इसका सही जवाब होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रश्न संख्या 9 का सही सवाल क्या होगा? कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? आक्रामक क्रिया किसे कहेंगे? आक्रामक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें किसी को संबोधित करने के लिए वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो व्यक्ति की आवश्यकता किसमें नहीं होती है? मोहन पत्र पढ़ता है, जिसमें कि पत्र आप देख पा रहे हैं, पत्र को देख पा रहे हैं, यानी कि आप ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? सीता रोटी खाती है। रोटी खाती यानी कि रोटी को आप देख पा रहे हैं। क्रिकेट खेलता है यानी क्रिकेट खेलते हुए आप देख रहे हैं। क्या? क्यों? फील्ड में बच्चे खेल रहे होते हैं, बल्ले गेंद के साथ वो खेल रहे होते हैं, यानी क्रिकेट दिख रहा है। और वह पढ़ रहा है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ रहा है तो किताब की आवश्यकता होगी, चिंतन मनन भी कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। और पढ़ने को आप देख नहीं सकते हैं, यानी कि वो आक्रामक क्रिया का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अव्यय का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि सवाल से पता चल रहा है, अव्यय जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, यानी कि जो व्यय ना हो उसको क्या कहेंगे? अव्यय शब्द का उदाहरण कहेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? जैसा कि आपको मालूम होगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा आपकी कक्षाओं में, कि समुच्चय बोधक उसे कहते हैं जहाँ पे वाक्यों को जोड़ने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको हम अव्यय कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसा कि एवं सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं, तथा और जो है सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। लेकिन अरे किसको बोलते हैं? अरे बोलते हैं किसी को बुलाने के लिए, यानी कि ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होगा। 12 नंबर सवाल का क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें दो वाक्यों को जोड़ करके बनाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। यानी कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यानी कि दो वाक्य को बना के गया है, यानी कि मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्या है? जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए, यानी कि जो परिश्रमी थे वे सफल। दो वाक्य को मिलाया गया है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगे, यानी आंधी आई उसके बाद धूल उड़ी, यानी कि दो वाक्य को यहाँ पे ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्या है? बच्चे खेल, यानी कि ये शब्द जो है सिंपल वर्ड को इस्तेमाल किया गया, सिंपल वाक्य हैं, यानी कि बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? यथाशक्ति कौन सा समाज है? जैसा कि आपको मालूम होगा, यथाशक्ति आप लोग हमेशा सुनते भी होंगे, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो वहीं से लिया गया है यथाशक्ति कौन सा समाज, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए अवयवी समाज जो है इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसका जवाब होगा अवयवी भाव समास। नेक्स्ट सवाल क्या है? राधा नाचती है वाक्य का भेद बताएं। तो कौन सा भेद होगा? जिसमें बोला गया है, पहला है कर्तृवाच्य, कम वाक्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। यानी कि राधा नाचती है, यानी कि राधा कुछ एक्टिविटी कर रही है, कुछ क्रिया कर रही है, तो राधा क्या कर रही है? नाच रही है, यानी कर्तव्य वाक्य का ये उदाहरण होगा। ऑप्शन ए इसका सही सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प चयन करना है, तो इसमें क्या कहा गया है? आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं और ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसा कब होता है? जानते हैं कि धान का जब मौसम होता है, धान रोपनी का जब समय होता है, तब इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है। तो सिंपल सा सवाल है और उसका जवाब भी बहुत ही आसान है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? बाल गोविंद भगत इस पाठ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से लिया गया है, इस गद्यांश से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो इस प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, उपयुक्त गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? जैसा कि आप गद्यांश में देख रहे होंगे, वर्षा हो रही है, खेत लबालब भरे पड़े हैं, ठंड का मौसम है, धन रोपनी चल रही है, तो ये कब होता है? आमतौर पर वर्षा ऋतु, जैसा कि जो बच्चे
जानते हैं थे खेती बाड़ी की थोड़ी समझ रखते हैं, उनको मालूम होगा, वैसे भी इनको जानना भी चाहिए, सामान्य नॉलेज है, सामान्य जनरल जानकारी होती है कि वर्षा ऋतु में ही इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है आसमान किससे घिरा हुआ है? तो आसमान जाहिर सी बात है इस मौसम, ऐसे मौसम में बादलों से घिरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या होगा? लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाऊ न मोरा। यानी प्रश्न संख्या 19 प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पाठ किससे लिया गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसका सही जवाब होगा। सही। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं इसके तुलसीदास हैं, तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट सवाल है सुनहु देव सब धनुष समाना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको मालूम होगा कि जिस वाक्य में, जिस शब्द में जो है जिस प्रकार के वर्ण का रिपीटेशन होता है, यानी कि जिस भी की आवृत्ति होती है, जिस वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। यानी कि सुनहु में स, यहाँ देखिए स यहाँ पे भी है, यहाँ भी स है, यहाँ भी आपका स दिख रहा है, यानी कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यांश में किन दो लोगों का संवाद है? इस संवाद में कौन कौन लोग इसमें संवाद कर रहे हैं? तो लक्ष्मण और परशुराम इस सवाल का सही जवाब होगा। लक्ष्मण और परशुराम इस सही सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है उपयुक्त काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो इस प्रस्तुत काव्यांश में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधि, जैसा कि कहा गया। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करने बोला गया है। तो नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? आपको इस प्रश्न का सही जवाब भी पता होगा, बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया होगा। मासूम और कमसिन इसका सही जवाब होगा। मासूम और कमसिन किसे कहते हैं? मासूम यानी कि जिसका निर्दोष चेहरा हो, जिसके चेहरे में अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? मासूम और कमसिन। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संदेश भेजने का माध्यम है? तो निश्चित संदेश भेजने का माध्यम ईमेल भी होता है, पत्र भी होता है, व्हाट्सएप भी होता है, और तो इनमें से क्या होगा? जब तीनों होता है तो सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा हॉल में बैठकर कि ऑप्शन 1 देखे नहीं कि उसमें टिक मार के चले आए। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी ऑप्शन को बराबर तरीके से देखना है और सही सवाल का सही जवाब जो चयन करके जो बेहतर से बेहतर जो जवाब होगा, उसका जो ऑप्शन होगा उसको ही टिक करना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में किसी को पत्र को टिक करके आ गए। तो क्या ईमेल और व्हाट्सएप संदेश भेजने का माध्यम नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्या है? मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? तो मन्नू भंडारी का बचपन अजमेर में बीता था, जैसा कि इसके माध्यम से बताया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बिस्मिल्ला खां का नाम काफ़ी ख्याति प्राप्त संगीतकार रहे हैं और ये क्या बजाते थे? सहनाई बजाने के ये थे, सहनाई बजाते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सहनाई। गोपियों को छोड़कर कृष्णा कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को छोड़कर कृष्णा जो है द्वारका चले गए थे। और नेक्स्ट सवाल है भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते? सिसकना जैसा कि आपको मालूम होगा बच्चे आम तो सिसकते हैं, यानी कि रोते समय सिसकने की बात आती है। तो वो खेल के साथियों को देखकर, जैसे बच्चों का पसंदीदा खेल भी जब होता है तो वो खेल में इतना लुटपुट हो जाते हैं, सारे दुख को भूल जाते हैं, सारे दर्द को भूल जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में खेल के साथियों को देखकर वो भी सिसकना भूल जाते हैं। भोलानाथ इसी का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल क्या है? लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? तो लेखिका ने गंगटोक को कहा है किसका? मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है, यानी कि यहाँ पे मेहनतकश बादशाह जो है सो यहाँ पे होते हैं और इसका शहर को क्या कहा है? गंगटोक। तो ये हो रहे हैं सभी 30 सवालों के सही 30 जवाब आपको मिल गए होंगे और आप अपने इस जवाब से आप इसको मिला सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके जो जवाब हुए हैं कितने सही हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में आपके जवाब बता दिए होंगे या फिर कॉपी आपको दिया गया होगा या फिर आपके मन में उत्सुकता होगी कि हमने कितने सवालों को सही जवाब दिए हैं। तो इसी कड़ी में हमने आज
हिंदी प्रश्न पत्र के प्रश्नों को आपके सामने रखा है और इन 30 प्रश्नों के सही जवाब देने की कोशिश की है। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले विषयों के बारे में जानकारी देंगे और अगले जो विषय के जो वैकल्पिक जो सवाल होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे आप सभी के बीच में। तो इस वीडियो के बाद अगर आपसे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं। हम अपने विशेषज्ञों को भी इसमें हम आमंत्रित करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपके सही सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते हैं बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स से अपने बातों को रखें ताकि हम उसी अनुसार अपने वीडियो को बना सकें और आपके लिए जब तक मैट्रिक की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो जाती है तब तक हम आपको सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में। बस आज के लिए बस इतना ही। हमने मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए विषयों को लेकर के और नए टॉपिक को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।